शिवांगी दीदी। मेरे घर जरूर आना, मैं आपके लिए केक बना कर रखूंगी शिवांगी दीदी। आप भी मेरे घर जरूर आना, मैं आपके लिए भी केक बना कर रखूंगी। और सोनिया की मॉम बोलती है, ओ मेरा प्यारा बेटा सोनिया, मैं तुम्हारे लिए पोर्शे कार लेकर आऊंगी, मेरा प्यारा बेटा सोनिया। से आपने बहुत सारे कार्टून शो किए, तो उसमें सबसे पसंदीदा आपका कौन-सा है? मैं डोरेमोन और शिनचैन को क्रेडिट देना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मुझे जाना गया। और बच्चे मुझे पसंद करते हैं, ये मेरे लिए बड़ी बात है। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि चल क्या रहा है। फिर देखा कि अच्छा डबिंग है, कुछ एक नेशनल ज्योग्राफिक उस समय पे हुआ करता था और उसकी डबिंग चल रही थी, तो ये आवाज़ कैसे आती है? किसी को लगता है सिर्फ़ आवाज़ ही तो देनी है, पर उसके पीछे का जो असली चीज़ है वो लोग जान नहीं पाते, क्योंकि उधर डायरेक्टर्स बैठे हैं, रिकॉर्डर्स बैठे हैं। जब मैं रीटेक करती थी, तो पारुल कहीं तो बस हो गया बस इनफ, आप एक काम करो, ब्रेक लो, चाय पी के आओ, जाओ। क्या आपको बचपन से ही आर्ट में या एक्टिंग में रुचि थी? आर्टिस्टिक फैमिली में रहने के कारण मेरा रुझाव म्यूज़िक में ज़्यादा था, पर मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक डबिंग आर्टिस्ट बन जाऊँगी, उसकी भी एक लंबी स्टोरी है। आजकल जो बहुत युवा है, वो खास मीडिया की लाइन में जाना चाहते हैं, फेमस थोड़ा होना चाहते हैं। आजकल के बच्चों में मैंने देखा कि पेशेंस नहीं है, कि अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो लाइन भी चेंज कर लेते हैं बहुत ईज़िली, और उनको दूसरों को देख के लगता है कि ये काफ़ी आसान है और ये मैं कर पाऊँगा। ब्रह्मा कुमारीज़ के मुख्यालय में आए और जी। खास आपने बच्चों का प्रोग्राम भी अटेंड किया एज़ अ चीफ गेस्ट। यहाँ आके एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे, जहाँ कोई जात का भेदभाव नहीं है, कोई धर्म का भेदभाव नहीं है। जितनी दीदीज़ हैं यहाँ पर, जितना मैंने सबको देखा यहाँ पर, मेल हैं, फीमेल हैं, सब मिलके जो काम कर रहे हैं बच्चों के लिए। आप किस तरीके से शिक्षा दे रहे हैं, आप ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, आपके वाइब्स उनमें आ रहे हैं। सिर्फ़ सिखाना टेक्निकली इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट आप फ़ील दे रहे हैं बच्चों को, एक भावनाओं से जोड़ रहे हैं। खुशामदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं माइंडफुल मोमेंट्स, एक ऐसा शो जहां हम बात करते हैं उन लोगों से जिनकी जिंदगी प्रेरणा से भरी है, जिनके अनुभव हमें आत्मचिंतन और आत्म विकास की दिशा में ले जाते हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं एक ऐसी कलाकार जिनकी आवाज बचपन की यादों को ताज़ा कर देती है। वो है भारत के जाने माने कार्टून वॉइस ओवर आर्टिस्ट पारुल भटनागर जी। पारुल जी ने न सिर्फ बच्चों के चहेते किरदारों को आवाज दी है, बल्कि हाल ही में ब्रह्मा कुमारीज के बच्चों के कैंप में चीफ गेस्ट के रूप में भी शामिल हुई, जहां उन्होंने आध्यात्मिकता और मूल्यों से भरे सुंदर विचार सभी के साथ साझा किए। तो आइए जानते हैं उनके जीवन, कला और आध्यात्मिक यात्रा के कुछ अनसुने पहलुओं के बारे में। पारुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, ओम शांति। पारुल जी, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पर इस शो में आकर? इस शो में आके पहले तो मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझ मानती हूँ, और मुझे मालूम नहीं था कि कैसे ये मिरेकल हुआ, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले मैं केरला से वापस आई थी, और आके मुझे 2 ही दिन हुआ था कि मुझे कॉल आया मेरी भाभी का, मिसेज़ अनीता भटनागर जी का। उन्होंने बोला कि उनकी दीदी हैं, ममता दीदी, वो मुझे यहाँ इनवाइट करना चाहती है, बुलाना चाहती है, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं अभी जस्ट केरला से वापस आई थी, तो बहुत ट्रैवलिंग हो गया था। जी। तो मुझे लग नहीं रहा था मैं जाऊँगी, पर जब मैंने सुना कि ये संस्था जो है ब्रह्मा कुमारीज़ की है, और इसके बारे में मैं ख़ास जानकारी तो नहीं रखती थी, पर मैंने थोड़ा सर्च किया और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे लगा कि एक बार तो मुझे आना ही चाहिए। तो मैंने तुरंत हाँ बोला, जी, जी। और मैं आ गई। जी, और अच्छा। वाक़ई बहुत पॉज़िटिव एनर्जी है, बहुत अच्छा लगा। मेरा यहाँ से, सच बताऊँ, मैं 3 दिन से यहाँ हूँ, मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि आपको देखकर जो बच्चे हैं दर्शक में, वो भी काफ़ी खुश हो रहे होंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि आपका बचपन कैसा था? क्या आपको बचपन से ही आर्ट में या एक्टिंग में रुचि थी? आपको ऐसा कब लगा कि मुझे वीओ आर्टिस्ट बनना है? मेरा बचपन ना, मैं बहुत चुलबुली
किस्म की बच्ची नहीं हूँ शुरू से, आज भी मैं वही बचपने के साथ जी रही हूँ अपनी ज़िंदगी को। और मुझे बहुत अच्छा लगता है शैतानियाँ करना, मैं सीरियस नहीं रह सकती हूँ, कितनी भी तकलीफ़ें आती हैं मैं मतलब कोशिश करती हूँ, मैं मेरे मेरे स्वभाव में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, मैं दुखी हो जाती हूँ कभी-कभी, पर पर बहुत मैं शुरू से ही खुश मिज़ाज लड़की जिसे आप कह सकते हैं, मैं खुद को कहना चाहती हूँ। और मैं वाक़ई में ऐसी ही हूँ, और अच्छा लगता है मुझे शैतानियाँ करना बचपन से अभी तक। अच्छा। और मैंने बचपन से अपने इर्द-गिर्द ऐसा माहौल देखा था जहाँ पर मेरे ताऊजी मिस्टर वेद प्रकाश भटनागर जी काफ़ी बड़े आर्टिस्ट रहे हैं, काफ़ी उन्होंने पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स वगैरह बनाते रहते थे, और सारे इंस्ट्रूमेंट्स उनको आते थे, और गाने में भी माहिर थे, और टीचर थे वो। और मेरे फादर जो कि वो भी म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते थे, ऑल्दो वो डॉक्टर थे, तो भी साथ में म्यूज़िक बचपन से मेरे कान में पड़ा। हुँ। आर्टिस्टिक फैमिली में रहने के कारण मेरा रुझाव म्यूज़िक में ज़्यादा था, पर मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक डबिंग आर्टिस्ट बन जाऊँगी। उसकी भी एक लंबी स्टोरी है कि आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड, क्योंकि मिस्टर मनु राजीव यूटीवी में वर्क करते थे उस समय पर। सो मैं जैसे गई वहाँ पर, तो एक डायरेक्टर उन्होंने बोला, "पारुल, तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी है, तो तुम क्यों नहीं ट्राई करती?" जी। पर वो ट्राई करना काफ़ी टफ था, क्योंकि मुझे तो लगता था कि ये जस्ट पहले तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि चल क्या रहा है। फिर देखा कि अच्छा डबिंग है, कुछ एक नेशनल ज्योग्राफिक उस समय पे हुआ करता था, और उसकी डबिंग चल रही थी, तो ये आवाज़ कैसे आती है? फिर एक आर्टिस्ट को मैंने देखा कि वो इतना अच्छे से हँस रही थी, और इतना नेचुरल हँस रही थी, तो मैंने सोचा ऐसे कैसे हँस सकते हैं? तो थोड़ा-थोड़ा ऑब्ज़र्व किया। जी। फिर मुझे बैठने का मौका मिला, ऐसे बैठने तो नहीं दिया जाता, पर क्योंकि ये एक प्लस पॉइंट हो गया मेरे लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड डायरेक्टर थे, और मैं वहाँ जाती थी और बैठ जाती थी और ऑब्ज़र्व करती थी। घंटों मैंने कह लीजिए समय दिया, अपना वक़्त दिया, ऑब्ज़र्व किया, हुँ, बहुत कुछ सीखा, समझने की कोशिश की, हुँ। फिर जाना कि हाँ, इसे ये डबिंग है, वॉइस ओवर्स क्या होता है, डबिंग क्या होती है, और बहुत प्रैक्टिस की। जी। और सबने मुझे हेल्प किया वहाँ पर, मेरे जितने भी डायरेक्टर्स हैं, और सबने मुझे मिस्टर हृदेश पांडे हैं, मनु राजीव हैं, विनीत प्रभु हैं, संजीव दास हैं, और देवदास, सारे ही हैं, जितनों मतलब सबने मुझे सपोर्ट किया उस समय पर। जी। और काफ़ी कोशिश भी मैंने की, डाँटें भी बहुत खाई, फिर उस तब तक लर्निंग प्रोसेस काफ़ी लंबा था भई मेरे लिए, तो सीखना इतना आसान नहीं था। हुँ। बट मैं कोशिश करती रही, हार नहीं मानी मैंने, और मैं आज आपके सामने हूँ। आपने जब पहली बार कोई कार्टून शो किया होगा, तो आपका अनुभव कैसा था? पहली बार ऑडिशन लिया था, जिसमें मुझे लगता था कि वॉइस, क्योंकि मॉड्यूलेट मैं कर लेती थी बचपन से ही, थोड़ा जैसे मिमिक्री करना आदत थी, कोई फैमिली मेंबर कोई आए मिलने, उनके जाने के बाद मैं उनका थोड़ा-सा नकल कर लेती थी। अच्छा। फिर कभी डॉग का छोटा-सा पपी हुआ, उसकी साउंड निकालना, मतलब जी। वो मॉड्यूलेशन का तो वो तो श बचपन से ही था, थोड़ा दूसरे को देखकर उसकी स्टाइल कॉपी करना, मैच करना। प्लस फिर सिंक वगैरह वो सब किया, कोशिश काफ़ी की, हुँ। और करती चली गई। अच्छा, आपने बहुत सारे कार्टून शो में अपनी आवाज़ दी है। आवाज़ ऑडिशन मैंने दिया, पर मुझे ये डाउट था कि मेरा होगा कि नहीं होगा, पर मेरा सिलेक्शन हुआ बेबलूज़ सीरीज़ के लिए। इसके बाद बैकयार्ड साइंस, पोरोरो, बाकाबॉन, पोरोरो में मेन कैरेक्टर पोरोरो किया था, बाकाबॉन में मेन कैरेक्टर बाकाबॉन किया था। और बेबलूज़ में 3-4 वॉइसेज़ मैंने ही की थी, वॉइस चेंज कर के, एक स्पून था, एक स्लीपर था, जी, जी। उसमें कैरेक्टर्स बोला करते थे, जो अच्छा। कि बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा, बहुत अच्छा एनीमे था, बहुत मज़ा आया उसे करने में। और मदर फ़ील के साथ वो, क्योंकि स्लीपर जो थी वो एक मदर स्लीपर थी। अच्छा। तो मदर की टोन में स्लीपर कैसे बात कर सकती है, वो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, जो मुझे बहुत मज़ा आया करने के लिए। उसके बाद सीरीज़ तो बहुत लंबी हमारी है, जी, जी, जैसे कि जी। मैंने बताया बेबलूज़ किया मैंने, पोरोरो किया, बाकाबॉन किया, उसके बाद मैंने शिनचैन किया, उससे पहले मैंने डोरेमोन किया, फिर शिनचैन किया, और बहुत सारे और मेरा जो फ़ेवरेट एनीमे जो तब से लेकर अभी तक, जी, जी, जी। और अभी भी नए एपिसोड्स आ रहे हैं, मैं डोरेमोन और शिनचैन को क्रेडिट देना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मुझे जाना गया, और बच्चे मुझे पसंद करते हैं, ये मेरे लिए बड़ी बात है, बिकॉज़ ऑफ डोरेमोन
मैं इतना बहुत सालों से मैं डोरेमोन में शिज़ुका की आवाज़ देती आ रही हूँ। जैसे आपने बहुत सारे कार्टून शो किए, तो उसमें सबसे पसंदीदा आपका कौन-सा है जो आपके दिल के बहुत करीब है? मेरे पसंदीदा तो सारी कैरेक्टर्स हैं, जी। पर जिनसे मुझे पहचान मिली वो है शिज़ुका, मेरी डोरेमोन की शिज़ुका जी। और शिनचैन का कज़ामा। मेरे फ़ेवरेट कैरेक्टर हैं शिनचैन में, जबकि मैंने 4 कैरेक्टर्स किए थे, हुँ। जिसमें कज़ामा, मसाओ, योशिनागा मैम, हिमावारी, वो सारे कैरेक्टर्स करती थी शिनचैन में मैं। आज भी मैं उसमें कर रही हूँ और डोरेमोन में मैंने 2 मेन कैरेक्टर्स किए हैं, एक शिज़ुका और एक सुनियो की मॉम। तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। शिज़ुका बोलती है, हेलो शिवांगी दीदी। मेरे घर जरूर आना, मैं आपके लिए केक बना कर रखूंगी शिवांगी दीदी। आप भी मेरे घर जरूर आना, मैं आपके लिए भी केक बना कर रखूंगी। ये मेरा शिज़ुका का कैरेक्टर है और इसी शो में, डोरेमोन में, सुनियो की मॉम मैंने किया है और सुनियो की मॉम बोलती है, ओ मेरा प्यारा बेटा सुनियो। मैं तुम्हारे लिए पोर्शे कार लेकर आऊंगी, मेरा प्यारा बेटा सुनियो। तो ये कैरेक्टर है जो कि सुनियो की मॉम के लिए किया मैंने। जी, बहुत अच्छा। जी। थोड़ा-सा जानना चाहती हूँ कि आपने इतने अच्छे से जो किया, तो कहीं से ट्रेनिंग भी ली थी या सिर्फ़ प्रैक्टिस की? मैंने जैसे बताया कि मैंने काफ़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व किया और मेरे हस्बैंड ही डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी ट्रेन किया। प्लस मेरे जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और ऑडिशंस तो मैंने दिए ही, काफ़ी काम उसके बाद भी मैंने सीखा। ऑडिशन क्लियर होने के बाद भी जब आप सीट पर बैठते हैं और आपके आगे माइक होता है, तो मेन चीज़ है कि किसी को लगता है सिर्फ़ आवाज़ ही तो देनी है, पर उसके पीछे का जो असली चीज़ है वो लोग जान नहीं पाते, क्योंकि उधर डायरेक्टर्स बैठे हैं, रिकॉर्डर्स बैठे हैं, हुँ। समय जा रहा है, टाइम किसी के पास नहीं है, स्टूडियो चार्जेस भी काफ़ी हाई हैं और लोग वो जो बैठे हैं ग्लास के उस पार, जो दूसरे रूम में बैठे हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी डिलीवर हो, क्योंकि आगे हमको टेलीकास्ट है, लाइनअप और भी हैं, मेरे बाद और भी आर्टिस्ट आ रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है हमने मॉड्यूलेशन कर ली और काम हो गया। वहाँ तक जर्नी नहीं है, वहाँ से जर्नी की स्टार्टिंग है। स्टार्ट बट आप कितने टाइम में आप डिलीवर कर रहे हैं, वो एक मेन चीज़ आती है। बहुत आप वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है अगला बंदा, और होते भी थे सच बताऊँ तो, क्योंकि जब मैं रीटेक करती थी, तो हुँ, पारुल कहीं तो बस हो गया बस इनफ, आप एक काम करो, ब्रेक लो, चाय पी के आओ, जाओ। मतलब मैंने अच्छा। डाँटें बहुत खाई हैं, पर मैं लगी रही, डटी रही और उनका पेशेंस भी मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि अम, थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उनकी वजह से मैं जी, कर पाई, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया। बट आजकल कोई मौका नहीं देता है। उस सही। समय पर आर्टिस्ट लिमिटेड होते थे, हुँ, काम हुँ, पर आजकल ऐसा नहीं है। आजकल आप अगर टाइम लगाएँगे हुँ। ज़्यादा या नहीं डिलीवर कर पाएँगे ऑन टाइम, तो हो सकता है कि आपको आगे से नहीं बुलाएँ, जी। दूसरे आर्टिस्ट को ले लें, क्योंकि स्पीड मैटर्स। अभी हुँ। तो ऐसा है कि आँख बंद करके करा लो, बिना स्टेप दिखाए करा लो। मैं इतनी स्पीड में आ चुकी हूँ, अरे 18 साल जो हो गए सही है, मुझे उस सही बात। इंडस्ट्री में। तो अब मैं फाइनली बहुत अच्छा कर लेती हूँ। मुझे जी, ऐसा लगता उनका है। तो बहुत प्रयास था, लेकिन आप में भी कितना पेशेंस था, क्योंकि पेशेंस था, कई लोग डाँट बीच खाने का में डाँट पेशेंस था। खा-खा के थोड़ा-सा वो हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब नहीं होगा। हाँ, लेकिन बैकअप कर आपने उस देते चीज़ हैं। को बना के रखा, तभी तो आज आप सफल हैं इस तरह से। क्योंकि मैं ये जान गई थी कि मैं कर सकती हूँ और हार मानना सीखा नहीं वहाँ पर। सबसे अच्छी चीज़ है कि मुझे इस काम में मज़ा आने लगा था। जी। तो जो काम में आपको मज़ा आने लगता है, फिर आप उसी अगर मैं सोच सकती कि नहीं, नहीं मुझे छोड़कर कुछ और कर लेना चाहिए या मुझसे ये होगा नहीं। हुँ, हुँ। हाँ, वो मैंने हार नहीं मानी। मैं उस पे करती रही, काम करती रही और अच्छा नहीं होता था तो घर आके प्रैक्टिस करती थी, रीडिंग करती थी जी। और कुछ ऐसे एनिमेशन देखती थी, म्यूट करती थी वॉइस और उस पे अपनी बनाई हुई स्क्रिप्ट को उस पे बिठाने की कोशिश करती थी। रीटेक्स करती थी, रिकॉर्डिंग करती थी, अपनी रिकॉर्डिंग खुद सुनती थी और देखती थी कि कहाँ मैं क्या गलत कर रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की है, बहुत प्रैक्टिस की है। उसके बाद अब मैं यहाँ 18 साल में, जी। तो शुरू की मुझे 1 साल दिक्कत आई। मतलब मैं कर लेती थी, पर स्पीड में थोड़ा-सा लगता था हाँ जी, हाँ कि, जी। पर एक कैरेक्टर सेट हो जाने के बाद जब आपको सब कुछ समझ आने लग जाता है, देन फिर तो अब तो ऐसा है कि मेरे ज़हन में वो कैरेक्टर्स इतने बस चुके हैं कि मुझे सोचना ही नहीं पड़ता।
और वही कैरेक्टर्स नहीं, मुझे कुछ चैलेंज मिलता है कुछ नया करने का, तो भी मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि मुझे चैलेंजेस बड़े पसंद है। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल जो बहुत युवा है वो खास मीडिया की लाइन में जाना चाहते हैं, फेमस थोड़ा होना चाहते हैं और उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो व्यू आर्टिस्ट भी बनना चाहते हैं। तो ऐसे युवाओं को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं यही प्रेरणा देना चाहूँगी कि पहले तो आप जो भी चीज़ जो भी लाइन आप चूज़ कर रहे हैं, बड़ा सोच समझ के कीजिए क्योंकि सही बात। आजकल के बच्चों में मैंने देखा है कि पेशेंस नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लाइन भी चेंज कर लेते हैं बहुत ईज़िली और उनको दूसरों को देख के लगता है कि ये काफ़ी आसान है और ये मैं कर पाऊँगा। तो मैंने मेरी जर्नी में तो बताया कि मुझे सपोर्ट करने वाले थे, तब इंस्टीट्यूट नहीं हुआ करते थे, पर आज इंस्टीट्यूट्स हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी इस लाइन में अंदर एंट्री करे, वो सीख के करे क्योंकि चांस आपको बार-बार नहीं मिलते। अगर एक डायरेक्टर के नज़र में आप फर्स्ट इंप्रेशन आपका ये हुआ कि ये टाइम लगा रहा है, ये सिंक नहीं दे पा रहा है, ये वॉइस क्वालिटी भी मैटर करती है, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया ना मैं तो एक ही 2 चीज़ की बात कर रही हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं और उनमें से अगर आप में एक चीज़ की भी थोड़ी बहुत भी कमी हुई, तो हो सकता है डायरेक्टर्स आपको दोबारा चांस ना दें। तो बेटर है कि आप सीखें जितना टाइम भी अब आपको लगे, तो जितना प्रोसेस है इसका उसको सीख के प्रॉपर वे में तब आप अंदर एंट्री लीजिए। मतलब ऐसे नहीं कि हाँ, ये तो फ़ोन पे भी हो जाता है, हम वॉइस ओवर्स कर लेते हैं वीडियो लगा के, वो चीज़ अलग होती है और स्टूडियो में करना काफ़ी डिफरेंस होता है। तो दोनों चीज़ें एक नहीं है, आसान भी नहीं है और किस्मत मैं कहूँगी यहाँ पर किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है। सो आप लगे रहिए, मेहनत कीजिए, मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। पीछे नहीं हटिए, अगर नहीं होता है तो भी मैं ये कहूँगी फिर कोशिश कीजिए, हार जाएँ फिर उठिए, फिर कोशिश कीजिए। सो मेहनत कीजिए। एक चीज़ और कि आपने अब तक यदि काउंटिंग करें थोड़ा-सा, तो कितने कार्टून्स में आपने आवाज़ दी होगी? इतना सारा कुछ होता है कि हम ऐसे नाम भी याद नहीं रखते क्योंकि हाँ जी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास, छोटे प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी आते हैं और वॉइस ओवर्स और एनीमे को मिला के ज़्यादा ही किए होंगे कुछ जी। 100 150 हुँ। शायद, उससे ऊपर। जी। जी। अब जैसे मैं यहाँ की बात कर लूँ, तो आप ब्रह्मा कुमारी इसके मुख्यालय में आए और जी। ख़ास आपने बच्चों का प्रोग्राम भी अटेंड किया एज़ अ चीफ गेस्ट, तो आपका कैसा अनुभव रहा? मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो लाइट एंड साउंड आपका वो एनवायरनमेंट जी। जिसमें लेज़र शो होता है, ये तो मैंने अनुभव फर्स्ट टाइम किया अपनी लाइफ में, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। हाँ जी। उसके अतिरिक्त बच्चों की अगर मैं बात करूँ, हाँ तो जी। एक से एक टैलेंटेड बच्चे मुझे नज़र आए और दूर-दूर से आ रहे हैं और एक प्लेटफ़ॉर्म पे आ रहे हैं, जी। जहाँ पर मुंबई के भी बच्चे हैं, गुजरात के भी बच्चे हैं, राजस्थान के भी बच्चे हैं, दिल्ली से भी बच्चे हैं, मुंबई से भी बच्चे हैं। कहाँ-कहाँ से आ रहे थे बच्चे और मैं हैरान हो रही थी। जी, जी। सारे धुरंधर, सारों जो कला प्रदर्शन था, सब कुछ हुआ आपके यहाँ, पेंटिंग कंपटीशन, ड्रामा, हुँ। म्यूज़िक, बहुत सारी चीज़ें जी, जी। डांस था और कल्चरल सब कुछ काफ़ी काफ़ी मज़ा आया और यहाँ आके एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे जहाँ कोई जात का भेदभाव नहीं है, कोई धर्म का भेदभाव नहीं है हाँ। और सब मिलकर बहुत अच्छा कर रहे हैं। ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी गई बच्चों को और जी। बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस लगा, बहुत मज़ा आया मुझे। आपको संस्था की ऐसी कौन-सी बात है जो बहुत प्रभावित करती है? मैं 2 दिन रुकी हूँ यहाँ जी, जी। और आज ये मेरा 3rd डे है। हुँ। मुझे 2 दिन में मुझे सीरियसली वापस जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबके चेहरे पर एक अलग ही कामनेस है, एक अलग तरीके की हैप्पीनेस है और सारे अपने काम में मग्न हैं। कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कोई किसी को इंटरप्ट नहीं कर रहा है। बहुत स्वीट है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे एक बेटी अपने फादर के घर में आती है। जी। मैं ऐसा अपने घर जैसा फ़ील कर रही हूँ और सब अपना काम खुद कर रहे हैं, सब एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं और पीसफुल एनवायरनमेंट है। मतलब जी। मैं काम से हट के मैंने लगा कि एक अच्छा डिसीज़न लिया, जी। चाहे मैं मेरी ट्रैवलिंग की जितनी थकान थी, वो यहाँ पर आकर ख़त्म हो गई और आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड किए होंगे, जी। तो उनके प्रोग्राम्स में और ब्रह्मा कुमारीज़ के इस प्रोग्राम में क्या आपको थोड़ा-सा डिफरेंस लगा? देखिए, बाहर भी प्रोग्राम्स होते हैं, बच्चे बाहर भी अच्छा परफ़ॉर्मेंस देते हैं, पर यहाँ पे भी है, पर यहाँ एक फ़ील है। यहाँ मैं कहूँगी कि चीज़ों में या तो ये जगह का ऑरा कह लीजिए या आप सबका जितनी दीदीज़ हैं यहाँ पर, जितना मैंने सबको देखा यहाँ पर, मेल हैं, फीमेल हैं, सब मिलके जो काम कर रहे हैं,
बच्चों के लिए आप किस तरीके से शिक्षा दे रहे हैं, आप ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, आपके वाइब्स उनमें आ रहे हैं जी। या फिर आपका तरीका, क्योंकि आप इतने सॉफ्ट हैं, उनको ज्ञान जितना आप समझा रहे हैं, सिर्फ सिखाना टेक्निकली इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, जी। बट आप फ़ील दे रहे हैं बच्चों को, हुँ। एक भावनाओं से जोड़ रहे हैं, वो एक अच्छी चीज़ है जहाँ आप बच्चों को अम, बहुत कुछ जो कि बच्चे भूल चुके हैं, वो भी आप सिखा रहे हैं। वैल्यूज़ सिखा रहे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ टेक्निकली परफॉर्मेंस से हट के। पारुल जी, जैसे कि आप एक आर्टिस्ट हैं जी। और जो आर्टिस्ट की लाइन है वो एक क्रिएटिव प्रोफेशन होता है। तो आपको क्या लगता है कि आध्यात्मिकता जो होती है या राजयोग जो होता है, वो कितना इसमें अहम भूमिका निभाता है? बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। एक आर्टिस्ट तभी एक आर्टिस्ट है क्योंकि वो फीलिंग्स से जुड़ा है, जी। और अगर आप में फील ही नहीं है, हुँ। तो आप आर्टिस्ट कहलाएँगे ही नहीं। सही। तो आर्टिस्ट क्योंकि सिर्फ आर्टिस्ट नहीं होता, वो अपनी कला में, आजकल एआई का दौर है, जी, जी। पर वो मिस हो जाएगा सब। जो हुँ। आर्टिस्ट का, आज मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मेरे दिल में क्या चल रहा है वो मेरे दिमाग में है और मैं वो बोल पा रही हूँ। मतलब फीलिंग्स मेन मैं इम्पोर्टेंस, सही। जो भावनाएँ हैं, जी। वो उनको मैं इम्पोर्टेंस देना चाहती हूँ ज़्यादा कि एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है आर्टिस्ट जो बनते भी हैं ना, उनमें कहीं न कहीं से फीलिंग होती है, भावना होती है। जी, जैसे आप कला में भी देखिए, आप आर्ट में सिंगिंग देखिए, है, डांस है, डांसिंग हर है, हर चीज़ चीज़ में इमोशन होते हैं। इमोशन है। बिना इमोशनलेस तो हम आर्ट आर्ट का कोई काम नहीं कर सकते। टीचर का मायना नहीं रह जाएगा, हर चीज़ जी। तो बच्चे एआई से सीख ही लेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जब गुरु नहीं तो भगवान कहाँ से? जी। मतलब आप भगवान के पास भी ज़रिया तो गुरु ही है ना, माँ-बाप सबसे पहले, फिर गुरु और फिर भगवान। जब ये रास्ते ही खत्म कर देंगे तो भगवान से कनेक्शन तो रह ही नहीं जाएगा हमारा, सही। ऊपर वाले से। और मैं तो यही मानती हूँ कि फीलिंग्स का होना बहुत ज़रूरी है, इंसान का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हुँ। आजकल हर कोई होड़ में लगा है, कॉम्पिटिशन में लगा है, उसका बच्चा अच्छा तो मेरा क्यों नहीं? वो सब नहीं होना चाहिए लाइफ में, और ज़िंदगी को ओरिजिनली तौर पे जीना चाहिए। सही बात। वह ये नकली दुनिया से हटकर प्यार से दूसरे की फीलिंग्स को पहले समझो। मतलब आजकल हर कोई एक-दूसरे को हर्ट कर रहा है, दुखी कर रहा है। कोई भी अपने फ़ायदे के लिए, अपने अच्छे के लिए दूसरे का नुकसान हो जाए, बट वो सब चीज़ें मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पे बच्चों को ज्ञान के माध्यम से, लर्निंग तो एक ये है, बट उसके साथ जो ज्ञान की बातें सिखाई जाती हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आजकल वैल्यूज़ बच्चे खोते जा रहे हैं, मोबाइल में होते जा रहे हैं, उनसे हटकर ये अच्छी जगह है बच्चों को टीच करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे आजकल हर कोई चाहता है कि हम जीवन में सफल हों, हाँ? तो आपकी नज़र में सच्ची सफलता क्या है? सच्ची सफलता वही है कि आप एक ही चीज़ में लगे रहें और अपना एम चूज़ करें और उसी पर कार्य करें। भटके नहीं लाइफ में। अगर आप एक चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप स्विच कर लेते हैं बहुत जल्दी, पेशेंस नहीं है, वो ना करें, लगे रहें, लगे रहें। एक टाइम पे मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझसे नहीं होगा। फिर हिम्मत खुद में बंधी, वो है कि नहीं कर नहीं पा रही, कुछ मुझ में ही कमी है। अपनी कमी को पहचानिए, उस पर काम कीजिए, हार मत मानिए और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, हार जाए तो भी उठिए, खड़े हो जाइए। बार-बार एक चीज़ को करते रहेंगे तो कभी ना कभी तो वो चीज़ पूरी हो ही जाएगी। जैसे कि इस आर्टिस्ट के लाइफ में भी वैसे तो सबकी लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस बहुत आते हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसे कोई चैलेंजेस थे जिससे आपको कुछ शिक्षा मिली हो और आप चाहते हैं कि वो सभी दर्शकों को भी जानना मेरी चाहिए कि लाइफ में कैसे? चैलेंजेस हमेशा रहे हैं जी। और अभी भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ स्मूथ है, किसी की भी नहीं होती है। जी। उतार-चढ़ाव हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान होगा, उसको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, किसी को वर्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी, किसी को कुछ। ऐसा लाइफ है नहीं कि वो जो एक स्मूथ चले, और चलनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो आपको लाइफ के मायने नहीं समझ आएंगे। उतार चढ़ाव तो अभी भी आते हैं, पर उससे परेशान नहीं होना, क्योंकि एक टाइम होता है जो आएगा और चला जाएगा। तो पेशेंस, पेशेंस मेरा तो बस मानना है कि पेशेंस से आप रखिए। क्या आपके जो अलग-अलग 3-4 कार्टून्स हैं, तो आप उनमें से कुछ आवाज़ हमें अलग-अलग सुना सकते हैं हमारे दर्शकों को?
क्योंकि वो प्रैक्टिकल देखना वो अलग चीज़ होता है, वो फीलिंग्स बनी रहती है। पीछे से तो हम लोग सुनते ही हैं, लेकिन तो मैं सामने आपको शिनचैन में मेरा फेवरेट कैरेक्टर है कज़ामा। जी। उसकी आवाज़ सुनाती हूँ। कज़ामा बोलता है, शिनचैन मेरा प्यारा दोस्त शिनचैन, मेरे कान में फूंक मत मारो ना शिनचैन, तुम्हें बताया ना मुझे गुदगुदी होती है शिनचैन, मत करो करो ऐसे। और मेरा फेशियल एक्सप्रेशन पे मत जाना दोस्तों, ये सब हो ही जाता है। कज़ामा ऐसे ही आता है। मतलब मेरे चेहरे पे मत जाना, आपको तो हंसी नहीं आ रही है। नहीं, आपने इतनी अच्छी एक्टिंग की, मुझे उस पे खुशी हो रही है। तो जी मेरा कज़ामा का कैरेक्टर है जो शिनचैन में काफ़ी फेमस हुआ है और काफ़ी पसंद किया जाता है और लोग हैरान हो जाते हैं कि अभी मैं जैसे वॉइस में बात कर रही हूँ ये काफ़ी सॉफ्ट है, इसी को ही मॉड्यूलेशन कहते हैं। जी, जी। सो मैंने कज़ामा किया, फिर मैं दूसरा कैरेक्टर अपना सुनाऊंगी मसाओ का। जी, जी। मसाओ ऐसे बोलता है, अरे शिनचैन अपना शीरो मुझे दे दो ना शिनचैन, देखो ना ये शीरो मुझे काटना ले शिनचैन, बिल्कुल तुम्हारी तरह हो गया ये, शैतान होता जा रहा है, इसको समझाओ ना कोई। अरे शिनचैन। ये मेरा दूसरा कैरेक्टर है शिनचैन और हिमावारी। हिमावारी बोलती है, आकाची पोको किकी चिकी किकी चिकी किकी चिकी गाटा काकी चाका पाकाई। वो कैरेक्टर बिना बोले बहुत कुछ बोल जाता है। जी। एक्चुअली इसके एक्सप्रेशंस में ही बहुत कुछ है। और मैंने किया एक योशिनागा की मैम जो बोलती है बच्चों को, बच्चों मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं, शिनचैन। जो वो कुछ इस तरीके की आवाज है। सो ये मेरे 4 कैरेक्टर शिनचैन में जिसे मैंने किया है और हाँ जी। अभी भी मैं कर रही हूँ। जी, बहुत जी। अच्छा। आप एकदम जब भी कोई कैरेक्टर करते हैं तो वैसे आर्टिस्ट की पहचान होती है, जब वो एक्टिंग भी करते हैं, जी। तो उसमें घुसकर कहीं न कहीं उस फीलिंग में आके फिर करते हैं। और एक ही टाइम पे आपने चारों आवाज़ दी, बहुत अच्छा है। काफ़ी प्रैक्टिस से ये चीज़ें हो पाती हैं। कई बार जैसे अक्सर लोग अपना बचपन भूल जाते हैं और उसके लिए हम ऐसा क्या करें कि हम अपना बचपन ना भूलें? क्योंकि बचपन सच में बहुत खुशहाल होता है। जैसे होता है ना कि बड़े होते जाते हैं, कहीं न कहीं हमारी स्माइल कम होती जाती है। जिम्मेदारी तो हर किसी के ऊपर होती है। जी, उसको किस तरीके से हमें अपनी ज़िम्मेदारियों से तो हम पीछे नहीं हट सकते। जब हम जन्म लेते हैं तभी से हमारी ज़िम्मेदारियाँ शुरू हो जाती हैं। तभी से तो नहीं, माँ की ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है। जी, जी, बच्चा पैदा हो गया, उसको दूध पिलाना है, बड़ा करना है, उसकी परवरिश करनी है, बहुत कुछ। सही। ऐसे ही फिर बच्चे बड़े होते हैं तो हम उनसे एक्सपेक्टेशन शुरू कर देते हैं। फिर उनकी ज़िम्मेदारियाँ शुरू हो जाती हैं। अगर हम उन्हें नहीं सिखाएँगे तो वो पीछे रह जाएँगे। जहाँ ज़्यादा भार डाला तो वहाँ परेशान हो जाएँगे। और ज़िम्मेदारियों से बचकर नहीं भागना लाइफ में। और सीरियसनेस तो मत लाओ, क्योंकि ये जो ज़िम्मेदारियाँ होती है ना, इसका बोझ अगर उतारना है तो उसको करना तो सबको काम है। अब एक इंसान दुखी होके कर रहा है और एक इंसान वही काम को खुश होके कर रहा है, तो वो पता भी नहीं चलेगा कैसे चुटकियों में ख़त्म हो जाता है। तो ज़िम्मेदारी के साथ तो मैं यही बोलूँगी कि खुशियों के साथ अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएँ और बचकर ना भागें और मेहनत करते रहें। उसका कोई और तरीका ढूँढ लें कि हाँ, अगर हमें ज़्यादा प्रेशर है लाइफ़ में या है तो उसका कुछ तो रास्ता होगा। वो सोचें बैठकर और कहीं न कहीं रास्ता निकल आएगा। पारुल जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए आप सभी का, जी। यहाँ पूरे परिवार का, दीदी परिवार का, सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आपने मुझे बुलाया, इस लायक समझा कि मैं आपके यहाँ आ सकूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जी, थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति। तो आज आपने सुना पारुल जी को। उनसे बात करके सचमुच आज एक माइंडफुल मोमेंट बना हमारे लिए। उनकी आवाज़ में जहाँ एक अलग ही जादू है, वहीं उनके विचारों में भी गहराई और अनुभव की मिठास है। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद जो आज हमारे साथ जुड़े। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नए मेहमान के साथ इसी शो में माइंडफुल मोमेंट्स। तब तक याद रखिए, शांत चित्त, जागृत मन, यही है सच्ची सफलता की कुंजी। ओम शांति।